हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें हम उन जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 5 जगत वर्गीकरण के अंदर शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो हम पढ़ चुके हैं वायरस, यानी चैप्टर नंबर 2। जीवों का वर्गीकरण चल रहा है। विषाणु या वायरस। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं और इनको जिस फिल्टर पेपर से जीवाणुओं को अलग किया जा सकता है, उससे इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये जो वायरस होते हैं ये अलग अलग आकृतियों के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जीवाणु भोजी वायरस की संरचना को मुख्य रूप से देखा जाता है। एक होते हैं जीवाणु भोजी वायरस। इनको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। अब इनके अंदर देखिए 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन आवरण, और दूसरा होता है आनुवांशिक कोर। अब देखिए इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, क्योंकि हम जब जीवाणु यानी वायरस की संरचना का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से किसका करते हैं? जीवाणु भोजी वायरस का, बैक्टीरियोफेज का। देखिए ये है जीवाणु भोजी वायरस, जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब इस जीवाणु भोजी वायरस जो है, इसकी विशेषता देखिए, ये जो इसमें ये जीवाणु ये इसकी जो आकृति होती है, ये आकृति मेंढक के टेडपोल जैसी होती है। टेडपोल जैसी आकृति। अब इसमें ये जो भाग है ये होता है सिर वाला भाग, यानी हेड, शीर्ष वाला भाग होता है। और ये जो भाग है इस भाग को ग्रीवा कहा जाता है, यानी नेक मतलब गर्दन। और ये जो यहां ये आधार प्लेट है, आधार प्लेट ये षटकोणीय आकृति की चपटी प्लेट होती है। और ये जो है ये संख्या में 6 होते हैं। ये संक्रमण तंतु होते हैं, जिनकी सहायता से क्या है कि ये जीवाणुओं के ऊपर स्पर्श करते हैं और उसको संक्रमित करते हैं। अब देखिए इसमें ये जो बना हुआ है ये सिर वाला भाग, इस सिर वाले भाग के अंदर ये तो है कैप्सिड, यानी प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। ये कैप्सिड है, प्रोटीन का आवरण। ये कैप्सिड जो होता है ये छोटे छोटे खंडों के द्वारा बना होता है, जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। हिंदी में इसे पेटिका कहा जाता है, तो इसे इसका नाम हो जाता है पेटिकांश कहा जाता है। इसके अंदर यहां देखिए इसमें ये डीएनए होता है इसमें, अर्थात जीवाणु भोजी जो वायरस होता है उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कौन सा होता है? ये होता है डीएनए, और वो भी डीएस होता है। डीएस का मतलब डबल स्टैंड होता है, दोहरी लड़ियों का, 2 लड़ियों से बना हुआ क्या होता है? डीएनए होता है।
ये इस वायरस की विशेषता होती है। अर्थात ये जो वायरस है ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यही कारण हमने कल भी बताया था कि गंगा जल जो होता है, गंगा जी का जल, वो लंबे समय तक सुरक्षित इसलिए रहता है क्योंकि उसमें ये बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो जीवाणुओं की वृद्धि को होने नहीं देता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, सही स्थिति में बना हुआ रहता है। तो ये तो थे वायरस। अब देखिए वायरस के बाद दूसरा आता है एक वीरॉइड। तो देखिए यहां वायरस की संरचना अगर आपसे पूछी जाए तो वायरस की संरचना कैसी होती है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल होता है और उस न्यूक्लिक अम्ल में पादप वायरसों में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, जबकि जंतु वायरसों में डीएनए होता है और इसमें प्रोटीन का आवरण होता है। और यहां जो संरचना दिखाई गई है वो किसकी है, जीवाणुभोजी वायरस की। ये जो वायरस होते हैं इनके द्वारा कई प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे गलसुआ होता है, मम्स जिसे कहते हैं, चेचक है, हर्पिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब वायरसों के नाम है। देखिए इन्फ्लुएंजा है, जो है हेपेटाइटिस सी है, रेट्रोवायरस है, ये एडिनो वायरस है, ये सब वायरस क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और इनका नाम जो है, जिस प्रकार का ये रोग पैदा करते हैं उसी नाम से इनको जाना जाता है। जैसे तंबाकू का मौजेक वायरस, तो तंबाकू के अंदर मौजेक रोग पैदा कर देता है तो उसका नाम रख दिया तंबाकू का मौजेक वायरस रख दिया। अब जीव, ये जो वायरस होते हैं इनसे छोटे कुछ जीव होते हैं, अर्थात उनको विरॉइड के नाम से जान, विरॉइड, और एक होता है प्रियोन। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ते हैं। एक होता है वीरॉइड, यानी वायरस से जैसा ही होता है लेकिन वायरस से छोटा होता है। वाइराइड बोलते हैं इसको, वाइराइड भी बोल देते हैं। देखिए ये जो वीरॉइड है इसको सन 1971 में, सन 1971 में टीओ, ये वैज्ञानिक के नाम है जिनके द्वारा इनको क्या किया गया है, सबसे पहले खोजा गया है। डाइनर सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक संक्रामक कारक को खोजा, यानी ऐसा कारक जो क्या है, संक्रामक है, यानी रोग पैदा कर देता है, जिसके कारण अब इसके कारण एक रोग पैदा हो गया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। पोटैटो मतलब आलू, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब ट्यूबर का मतलब गांठ होती है, ट्यूबर के कारण खोजा, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था, नामक रोग हो जाता है। यानी आपसे ये पूछ सकते हैं कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम का रोग किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे किसके कारण, वीरॉइड के कारण होता है। और इसमें प्रोटीन का आवरण भी होता है और साथ में इसके अंदर क्या होती है, आरएनए की उपस्थिति होती है।
तो विरोइड में प्रोटीन का आवरण एवं आरएनए की उपस्थिति होती है। यानी एक प्रकार से यह पादप वायरस जैसा होता है, उपस्थिति होती है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो है विरोइड में प्रोटीन का आवरण, रुको एक मिनट, इसको हम कह सकते हैं विरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। विरोइड में प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, लेकिन आरएनए की उपस्थिति होती है, तथा यह आरएनए कम आणविक भार वाला होता है। यानी इसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायरस जैसा है, लेकिन वायरस के समान इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है जैसे वायरस में होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में किसकी उपस्थिति होती है, आरएनए की होती है। और आरएनए जो होता है उसका आणविक भार क्या होता है, कम होता है, यानी कम आणविक भार वाला होता है। तो ये वायरस से क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि वायरस में तो प्रोटीन का आवरण होता है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। दूसरी बात, वायरस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, यहां केवल क्या है, आरएनए है, और उसका भी आणविक भार क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक और है, इसे आप नोट कर लें। एक होता है प्रियॉन, अब इस प्रियॉन में क्या होता है, देखिए यहां न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति भी नहीं होती है। यानी देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कुछ प्रोटीन के अंदर भी एक प्रकार से कह सकते हैं संक्रामक रूप से होते हैं, और ये क्या करते हैं, रोग पैदा कर देते हैं। यानी कुछ प्रोटीन संरचना संक्रामक के रूप में होती है, लेकिन जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। प्रियॉन कहे जाते हैं। यानी विरोइड में तो क्या था, न्यूक्लिक अम्ल था, आरएनए, लेकिन प्रोटीन का आवरण नहीं था। यहां इनके अंदर विशेषता क्या हो रही है कि इनमें एक प्रकार से प्रोटीन तो है, यानी इनकी आकृति तो किसके समान ही है, ये वायरस के समान ही है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति नहीं है। और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के द्वारा ही रोग पैदा कर दिए जाते हैं, और इसके द्वारा ये जो है, इनके द्वारा, क्योंकि रोग पैदा कर रहा है प्रोटीन, इनके द्वारा एक मैड काऊ रोग, मैड काऊ, जानवरों में मैड काऊ रोग उत्पन्न कर दिया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है। यानी बिना न्यूक्लिक अम्ल के ही ये प्रोटीन क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। और मनुष्यों में
मानव में जैकब रोग इन्हीं के द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या हुए, संक्रामक प्रोटीन हो गए, जो प्रोटीन के रूप में है और जो वायरस के समान कार्य कर रहे हैं और संक्रामक होने, लेकिन इसमें क्या नहीं है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति नहीं होती है। और ये पादपों में, प्राणियों में, विशेष रूप से प्राणियों में, मवेशियों में तो क्या करते हैं, बेड काऊ रोग उत्पन्न कर देते हैं और मानव के अंदर जेकब रोग पैदा इनके द्वारा कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिनमें रोग पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। अब इसके बाद एक और अंतिम बचा है और वो है लाइकेन। लाइकेन, देखिए लाइकेन क्या है। लाइकेन जो है शैवाल एवं कवक का सहजीवन है, यानी इस लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों साथ रहते हैं। इसके शैवाल घटक को, यानी शैवाल भाग को, शैवाल घटक को शैवालांश, शैवालांश यानी शैवाल अंश, जिसको हम, तथा कवक घटक को कवकांश, यानी दोनों चीजें इसमें, शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक घटक को इसमें कहा जाता है कवकांश, या इसे कह सकते हैं माइकोवायंट, माइकोवायंट कहा जाता है। यानी दोनों साथ मिलकर के रहते हैं। और ये जो है, देखिए इसमें क्या होता है कि शैवाल जो होते हैं, समझ लीजिए शैवाल, ये तो क्या होता है, हरित लवक युक्त होता है, हरित लवक युक्त, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। और ये जो कवक होता है ये परपोषी होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं उपस्थित है। यानी यहां इसे हम कह सकते हैं, ये तो है स्वपोषी और ये है परपोषी, क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन कवक जो है वो नहीं कर पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि शैवाल तो इस कवक को क्या देता है, भोजन देता है, और ये कवक जो है इस शैवाल को क्या देता है, जल एवं खनिज लवण देता है। यानी आधार जो है नीचे का, जिसमें ये शैवाल रहते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो नीलहरित शैवाल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये कवक जो होते हैं ये एक प्रकार से तंतुओं का बना हुआ जाल होता है, और इनकी विशेषता होती है कि ये जल और खनिज लवणों को आसानी से वातावरण से अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। अब इनके अंदर जब शैवाल की उपस्थिति होती है तो शैवाल को जब जल और खनिज लवण मिल जाएंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा और ये भोजन का निर्माण कर लेगा, जिसे खुद भी ले लेगा और कवकों को भी दे देगा। तो ये दोनों में एक प्रकार से क्या हुआ, एक दूसरे को सहयोग देने वाली बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर मान लीजिए दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए,
कवक भाग को यानी कवकांश को अलग कर दी जाए और इधर शैवालांश को अलग कर दी जाए, तो दोनों का एक साथ जीवित रहना संभव नहीं है। यानी एक प्रकार से इन दोनों का साथ साथ रहना घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे आपसे कहें, एक उदाहरण के रूप में हम कहें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, जो अंधा है, जो देख नहीं सकता है लेकिन चल सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो देख नहीं सकता है, अंधा है, अंधा क्या है, देख तो नहीं सकता लेकिन चल सकता है। दूसरा व्यक्ति लंगड़ा है जो देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता है। अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के सहयोग से चलें, अर्थात लंगड़े व्यक्ति को अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर बिठा ले या उसे अपने साथ ले ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों की पूर्ति हो जाएगी। वो उसे रास्ता दिखा देगा और वो उसे चलने में सहयोग दे देगा। तो ऐसी स्थिति यहां कवक और शैवाल की है। कवक क्या कर रहा है, जल और खनिज लवण दे रहा है, शैवाल को रहने के लिए एक प्रकार से स्थान दे रहा है, और बदले में शैवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसको भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो दोनों का साथ साथ रहना एक प्रकार से संभव हो जाता है। अब देखिए ये जो लाइकेन है, तो इसमें आप समझ गए लाइकेन की विशेषता क्या है। और ये लाइकेन जो होते हैं, ये प्रदूषित वातावरण में इनकी वृद्धि नहीं होती है। यानी ये प्रदूषित वातावरण में वृद्धि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यानी लाइकेन जो होती है ये प्रदूषित वातावरण में इनकी वृद्धि जो है वो नहीं होती है। अगर किसी भी जगह पर आवास में अगर सल्फर डाइऑक्साइड और इस तरह की प्रदूषक गैसों की उपस्थिति होती है तो वहां पर लाइकेन की वृद्धि नहीं होती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी स्थान पर अगर हम जाएं और वहां पर लाइकेन की वृद्धि अच्छी हो रही है, अर्थात लाइकेन तेजी से वृद्धि कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस स्थान के वातावरण में प्रदूषण नहीं है। यानी एक प्रकार से प्रदूषण की पहचान हो गई। अगर मान लीजिए किसी स्थान पर लाइकेन की वृद्धि नहीं हो रही है, रुकी हुई है, यानी वहां वृद्धि कर ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या है कि वातावरण कैसा है, प्रदूषित है। तो इस लाइकेन की उपस्थिति का होना अर्थात इनकी वृद्धि का होना, यह इस बात का संकेत है कि प्रदूषण नहीं है। और अगर इनकी वृद्धि नहीं हो रही है, ये अगर नहीं है, इसका मतलब वो वातावरण क्या है, प्रदूषित है। तो ये लाइकेन जो होते हैं इनको हम किसी भी क्षेत्र में प्रदूषण के लिए या प्रदूषक जो है उसकी संकेतक के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि आप किसी स्थान पर गए और आपने देखा कि वहां पर पेड़ों की छालों पर लाइकेन तेजी से वृद्धि कर रही है, तो इससे आप क्या अनुमान लगाएंगे, वातावरण में प्रदूषण ज्यादा है या प्रदूषण नहीं है? तो आप कहेंगे प्रदूषण नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रदूषण होगा तो ये लाइकेन जो है वो वृद्धि नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये चैप्टर जो है आपका पूरा हो गया है। चैप्टर नंबर 2 काफी दिनों से चल रहा था और इस चैप्टर में हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं। विशेष रूप से 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा है और उस 5 जगत वर्गीकरण में 3 जगतों को हमने डिटेल्स में पढ़ा है। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है मोनेरा जगत, जिसके अंदर जीवाणु, इसके जीवाणुओं में भी एक तो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ा। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, जिसके अंदर 5 वर्ग हैं, जिसमें एक होता है क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड, चौथा स्लाइम मोल्ड और 5वां है प्रोटोजोआ। तीसरा फंजाई के बारे में पढ़ा है, जिसमें 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। एक तो है सबसे पहले जो है फाइकोमाइसिडीज, दूसरा है एस्कोमाइसिडीज और तीसरा है बेसिडियोमाइसिडीज और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिडीज। इसके बाद 2 जगत जो हैं, प्लांटी जगत यानी पादप जगत और दूसरा होता है एनिमेलिया जगत अर्थात जंतु जगत। तो यहां देखिए
ये जो दो जगत हैं, प्लांटी जगत का जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर प्लांटी जगत के नाम से ही है, और चौथा जो चैप्टर है वो एनिमेलिया जगत अर्थात जंतु जगत है। तो आज हमारा ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है, तो देखिए अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले देखें, दूसरे चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों में आपसे पूछा गया है कि वर्गीकरण की पद्धतियों के समय के साथ परिवर्तन, यानी वर्गीकरण की पद्धतियां कौन सी होती है, द्विजगत वर्गीकरण और 3 जगत, 4 और अंत में कौन सा है, 5 जगत वर्गीकरण होता है। साथ में इसके अंदर पूछा गया है कि आर्थिक दृष्टि से एक तो होते हैं परपोषी बैक्टीरिया, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वो हानिकारक होते हैं, और आद्य बैक्टीरिया वो है जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां अन्य कोई जीव आसानी से जीवित नहीं रह पाता है। इसके अलावा डाइटम्स की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है, तो डाई एटम्स की कोशिका भित्ति जो है वो सिलिका युक्त होती है, और उससे क्या बनती है, डाई एटमी मृदा का निर्माण होता है। साथ में इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि वायरस से विरोइड किस प्रकार भिन्न है। अभी हमने बताया, देखिए वायरस के अंदर प्रोटीन का आवरण होता है, विरोइड के अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। दूसरी बात, वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते, यानी दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, लेकिन आरएनए, ये विरोइड जो होता है उसमें केवल क्या होता है, आरएनए होता है, और उसका आणविक भार भी क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा पूछा गया प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख वर्गों के, देखिए 4 प्रमुख वर्ग में हैं, एक तो है अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा है कंसावीय प्रोटोजोआ, तीसरा है पक्षमावीय प्रोटोजोआ, और चौथा है स्पोरोजोआ। इसके बाद है पादप स्वपोषी होते हैं। क्या आप इस बात, ऐसे पादप बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी होते हैं। देखिए ऐसे पादप भी होते हैं जो दूसरों पर आश्रित भी रहते हैं, जैसे कि अभी हमने एक प्रकार से ये जो लाइकेन है इसमें क्या है, शैवाल है, तो वो आंशिक रूप से आश्रित हैं। इसी प्रकार से जैसे अमरबेल वगैरह हैं, ये भी क्या होती हैं, पादप हैं, लेकिन दूसरों पर आश्रित होती हैं। अगला शैवालांश और कवकांश शब्दों से क्या पता चलता है। देखिए यहां शैवालांश का मतलब है लाइकेन के अंदर शैवाल भाग है, और कवकांश का मतलब लाइकेन के अंदर कौन सा भाग है, कवक भाग है। इस बात का जो है वो पता चल जाता है। अगला है कवक जगत के वर्गों की तुलना कीजिए पोषण विधि के आधार पर और जनन की विधि के आधार पर। देखिए इसमें जनन के लिए देखेंगे तो आप एस्कोमाइसीडी में एस्को बीजाणु बनते हैं, और बेसिडियोमाइसीडी में बेसिडियम नाम की बीजाणु बनते हैं। अगला युगलिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण बताइए। युगलिनॉइड में क्या होता है कि युगलिना आता है इसमें, और इस युगलिना में विशेषता होती है कि उच्च वर्ग के समान पादपों में जैसे हरित लवक पाया जाता है, इनके अंदर भी हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इनकी दूसरी विशेषता प्राणियों जैसी होती है कि इनकी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसका मतलब पादप है। तो इसलिए ये क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसका मतलब प्राणी है। तो ये पादप और प्राणियों के बीच की क्या होती है, योजक कड़ी के रूप में होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया है। अब हम कल से अगला चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है वनस्पति जगत अर्थात प्लांटी किंगडम, और इसमें हम विभिन्न प्रकार के पादपों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और आपको जो समझ में नहीं आता है या किसी चीज की पूछने की आवश्यकता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।